Hello everyone, so welcome back to the next chapter of this crash course, that is the periodic properties. तो periodic properties काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग है और बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं एंड इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी बेसिक रोल है। मतलब आपको पता है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भैया पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी आप एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज़ आप डिफरेंट डिफरेंट एस पी डी एफ ब्लॉक्स में पढ़ेंगे, वो अल्टीमेटली उसका हिंट एक थोड़ा सा बेसिक आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, छोटा सा चैप्टर है और उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के साथ, राइट। एंड जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा। तो चलिए एक पॉजिटिव मूड के साथ, पूरी एनर्जी के साथ एंड पूरे एंथुजियाज्म के साथ कि यस हम इसको पढ़ के अच्छा स्कोर करने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं और एक स्टेप और अपने गोल की तरफ हम लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो एक प्यारे से कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। It is as impossible to withhold education from the receptive mind as it is impossible to force it upon the unreasoning। कि भैया जो रिसेप्टिव है, ठीक है, रिसीव करना चाहता है, सीखना चाहता है, आप उससे एजुकेशन को दूर नहीं रख सकते। और जो अनरीजनिंग मतलब जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको मतलब उसके ऊपर आप फोर्स नहीं कर सकते, तो यार जो सीखना चाहता है वो सीख लेता है और जो नहीं सीखना चाहता आप उसको ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते। इसलिए हमेशा सीखने की इच्छा रखें, उत्सुक रहें, हमेशा क्यूरोसिटी को अलाइव रखें, अपनी क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखें। एंड बाकी सब चीज़ें तो पढ़ाई वगैरह चलती रहती है, बट आपकी जो रियल क्यूरोसिटी है, जो उत्सुकता है आपके अंदर, ठीक है, क्रिएटिविटी है, उसको हमेशा मतलब ज़िंदा रखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड के साथ। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, थोड़ा इन आउट ब्रीदिंग करिए ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, अच्छा फील हो, बिकॉज हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, दैट इज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहले आपको अप टू 30 एलिमेंट्स तो याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इतना तो पता होना चाहिए। एंड खास करके जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं, ठीक है, 2 पे हीलियम, 10 पे नियॉन, 18 पे आर्गन, 36 पे क्रिप्टॉन एंड 54 पे जीनॉन, 86 पे रेडॉन। इससे क्या होता है, इसे मान लो मुझे क्वेश्चन आता है कि 46 अटोमिक नंबर 46 पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, तो यार मैं क्या करूँगा, 46 के आसपास जो सबसे नज़दीक वाली जो नोबल गैस है, अगर मेरे को याद है तो 46 के सबसे नज़दीक कौन सी होगी, 36 भी बोल सकते हो, 54 भी बोल सकते हो। चलिए मैं 54 से लेता हूँ। तो मुझे पता है कि 54 पे जीनॉन आता है, और कहाँ आता है मुझे पता है वो, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5th पीरियड में है, राइट, 5th पीरियड में। तो जीनॉन आता है आपका 54 पे। तो जीनॉन से पीछे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, पी ब्लॉक के। जीनॉन भी पी ब्लॉक में ही आता है, पर उसके पीछे के जो 5 है वो पी ब्लॉक के हैं। तो मेरे को 46 पे जाना है, राइट। तो 54, 53, 52, 51, 50, 49, तो मतलब 49 तक तो आपका पी ब्लॉक चल रहा है। तो 49 से पीछे तो आप फिर डी ब्लॉक में स्टार्ट करेंगे, 48, 47, 46। तो आपको पता है कि डी ब्लॉक में अगर हम यहाँ से चलते हैं तो तीसरा वो पोजीशन आएगी। तो ऐसे करके आप लोकेट कर सकते हो, या ऐसा कर लीजिए 36 पे क्रिप्टॉन आता है, ओके। बेटा नोबल गैस के बाद क्या आता है, एस ब्लॉक, तो 2 एलिमेंट उसमें जाएंगे। तो 36 ये है, तो 37 अल्कली में, 38 अल्कलाइन अर्थ मेटल में, 38 हो गए। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, डी ब्लॉक। तो 38 के बाद 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ठीक है, समझे, समझे ना, 8वां एलिमेंट है। तो अब देख लो, ये आपका 37, 38, उसके बाद अगर आप सोचेंगे 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, ये आ गया, है ना। उसके बाद 8, ठीक है, मतलब 36 का 10 हो गए, 10 में से 2 अल्कली में चले गए, मतलब एस ब्लॉक में चले गए, और अगले 8 यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से आप इसको लोकेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ नोबल गैसेस को ही आप याद रख के कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप इनको याद रख लीजिए, 30, 48, 80, 112, इन तीनों को याद रख लो। तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में भी है ना 30 है, और मेरे को 34 पूछा है, तो मेरे को पता है इससे 4 आगे होगा, राइट। ये 49 है, इसके मेरे को 44 पूछा है, इससे पीछे होगा। तो आप किसी को एक मिडिल में याद कर लो तब भी चलेगा, उसके रिस्पेक्ट में आप बाकी एलिमेंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। चलिए तो भैया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो एक पीरियड के बाद, एक सर्टन इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। पीरियोडिक का मतलब है जो पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। तो पीरियोडिक टेबल के शुरुआत जो सबसे ज़बरदस्त डिस्कवरीज की हैं वो मेंडलीव ने की है। मेंडलीव इतने ब्रिलियंट
साइंटिस्ट थे, इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे कि उन्होंने थ्योरेटिकल जो कैलकुलेशन करी कि यार ये एलिमेंट ना अभी डिस्कवर हुआ नहीं है, पर जब ये एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा तो ये इसका वेट इतना होगा, ये इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया था और बाद में जब आप देखेंगे कि जो डिस्कवर होने के बाद जो डेटा आया वो कितना एक्यूरेट है। देखिए, एक का एल्यूमिनियम जो उसका नाम पड़ा गैलियम, एक एल्यूमिनियम का मतलब ई का मतलब एल्यूमिनियम के नीचे है ये पीरियोडिक टेबल में। तो ये उन्होंने कहा था कि यार एल्यूमिनियम के नीचे की जो जगह है ना, बोलते यहाँ पर अभी कोई एलिमेंट फिट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट थे उन्होंने कहा कि नहीं यार एल्यूमिनियम के नीचे नहीं रखना चाहिए इनमें से किसी को, क्योंकि ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसके एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आएगा वो भी डिस्कवर होना बाकी है शायद, और उसका नाम उन्होंने रखा एका एल्यूमिनियम। ठीक है, प्रिडिक्ट किया कि जब वो आएगा वो डिस्कवर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा था एटॉमिक वेट उसका 68 के आसपास होना चाहिए, डेंसिटी उनका 5.9 होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट उनका लो होना चाहिए, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 होना चाहिए और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3 होना चाहिए। ये प्रिडिक्शन थी। और जब गैलियम फाइनली मतलब ढूंढ लिया गया, डिस्कवर कर लिया गया, देखिए एटॉमिक वेट 70 है, हाउ क्लोज, 5.94, 29.78, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो गैलियम का। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, Ga2O3 करके ऑक्साइड बनाता है और GaCl3 करके क्लोराइड भी बनाता है। इतनी एक्यूरेसी थी मेंडलीव की। ये तो बताती है कि जब डिस्कवर होगा तो इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी। एंड सेम ई का सिलिकॉन, जो सिलिकॉन के नीचे होगा दैट इज जर्मेनियम, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की थी और ये उसकी प्रॉपर्टीज मिली जब जर्मेनियम आपका डिस्कवर हुआ। तो दैट वाज द ब्रिलियंस, जस्ट थिंक ऑफ इट। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि सर डी और एफ ब्लॉक, सर एफ ब्लॉक को नीचे एक अलग से क्यों रखते हैं, क्योंकि अदरवाइज पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा बन जाता है। नॉर्मल अगर हम तरीके से पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करें लॉन्ग फॉर्म, ठीक है, तो दिस इज योर लॉन्ग फॉर्म। तो बेटा ये एस ब्लॉक आएगा, फिर ये एफ आता है, फिर ये डी आता है आपका, और फिर आके आता है आपका पी। ये होता है, ये है लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, अब देखना जो पहला पीरियड आपका, चलो यहाँ 1s हाइड्रोजन की पोजीशन जो है ना वो अभी तक अनसर्टन है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाना चाहिए। चलिए हाइड्रोजन यहाँ से स्टार्ट हो गया, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, वो फर्स्ट पीरियड है। बेटा सेकंड पीरियड आपका 2s से स्टार्ट होता है, मतलब सिंपल सी कहानी है, जब हम nth पीरियड में होते हैं, ठीक है, देखिए ये आपका सेकंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड है, ये आपका फोर्थ पीरियड है। ओके, तो जब बेटा हम nth पीरियड में हैं तो s कौन सा भरा जाता है, थर्ड में 3s भरा जा रहा है और उसके आगे 3p भरा जा रहा है। ओके यस, तो nth पीरियड में ns भरा जाता है। s के बाद जैसे अब हम 6 पीरियड की बात करें तो 6s भरा जा रहा है, उसके आगे क्या है 4f, तो मतलब 6 के आगे 4 मतलब n-2। ठीक है, तो ns के बाद आता है n-2f, प्रोवाइडेड कि अगर उस पीरियड में f एग्जिस्ट भी करता है। जैसे अगर आप 5th पीरियड की बात करो तो f एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो s के बाद आप डायरेक्टली d में जाओगे, तो पीरियड पे डिपेंड कर रहा है ना यार। ओके, तो चलिए nth पीरियड में ns के बाद n-2f, फिर उसके बाद n-1d और लास्ट में np। तो कभी भी आपको पूछा जाए कि किसी की है कन्फिग्रेशन 4p2 किस पीरियड में होगा, ये 4th पीरियड में। np का मतलब उसके आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन बोल रहा हूँ मैं, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन में उसके अगर 4p2 लिखा जा रहा है तो मतलब p सब शेल का वो मतलब p ब्लॉक का मेंबर है वो एलिमेंट, और 4th पीरियड में है वो, क्योंकि 4th पीरियड में भी आपका आउटर मोस्ट 4p रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी फीलिंग करवाई जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि n=5 की बात करूँ मैं, तो 5 के लिए आपका 5s आएगा पहले, और 5-2 3f तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मतलब f शेल उसमें सब शेल नहीं है, तो s के बाद फिर डायरेक्टली क्या रहेगा n-1 दैट इज d, तो 5s का 4d भरेगा, उसके बाद आपका 5p भरा जाएगा। इस तरह से फीलिंग होगी। तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देन बाकी तो आपको पता नहीं लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड किन को बोलते हैं। चलिए अब कुछ और चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल को पीरियड बोलते हैं या रो बोलते हैं, और वर्टिकल को आपको कॉलम्स या ग्रुप बोलते हैं, आपको पता ही है ना। फर्स्ट पीरियड आपका सिर्फ 2 एलिमेंट और सबसे छोटा पीरियड होता है ये। सेकंड पीरियड जिसमें 8 एलिमेंट और फर्स्ट शॉर्ट पीरियड आपका सेकंड पीरियड होता है। थर्ड में अभी 8 हैं और ये सेकंड शॉर्ट पीरियड है। फोर्थ में आपके 18 हैं, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड है। फिफ्थ में भी आपके 18 हैं और सिक्स में आपके 32 हैं, जिसको वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। सेवंथ वैसे तो इनकम्प्लीट मानते हैं, पर अब उसके कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे 118 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिसमें से लास्ट वाले जो है वो आपके सारे मैनमेड हैं, लैब में वो प्रिपेयर किए गए, जिनका लाइफ टाइम बहुत ही कम है।
वर्टिकल या ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो पहले ग्रुप को अल्कली मेटल बोलते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल में काउंट नहीं करते हैं। ग्रुप 5b मतलब नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, निकोजन्स, एंड ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली चैल्कोजन्स, एंड ग्रुप 17 हेलोजन्स, ग्रुप 18 आपका इनर्ट गैसेस। ये आपको पता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एंड अदर फीचर्स, लेंथेनाइड्स और लेंथेनॉइड्स दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं इसको, और रेयर अर्थ एलिमेंट भी उनको बोलते हैं। दे आर 58 to 71। तो लेंथेनॉइड लगता है बच्चे को सर लेंथेनम से शुरू होता होगा शायद, बट वो लेंथेनम से शुरू नहीं होता। तो फिर लेंथेनम और लेंथेनॉइड में क्यों सिमिलरिटी है? लेंथेनम की प्रॉपर्टीज नो डाउट लेंथेनॉइड के साथ मैच करती हैं, पर लेंथेनॉइड क्योंकि एफ सब शेल के एलिमेंट्स हैं, और एफ में कितने होते हैं बेटा? 14 एलिमेंट्स होते हैं, तो 14 ही होने चाहिए ना वो। अगर आप लेंथेनम से शुरू करोगे तो 15 हो जाएंगे। तो ये सीरियम 58 से स्टार्ट होकर 71 ल्यूटीशियम तक जाते हैं, जिसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं। वैसे एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम से स्टार्ट नहीं होते, वो स्टार्ट होते हैं थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड क्वाइनेज मेटल्स, कॉपर सिल्वर गोल्ड, क्वाइनेज मेटल्स नोबल मेटल्स आपके बहुत कम रिएक्टिविटी वाले, वो आपके सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम मरकरी हैं, ये बहुत कम रिएक्टिविटी वाले हैं। ट्रांस यूरेनियम जो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, 92 के बाद एटॉमिक नंबर वाले। ब्रिजिंग एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को ब्रिजिंग एलिमेंट बोलते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप, सेकंड पीरियड वालों का थर्ड पीरियड वालों के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जैसे कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ। तो मतलब इनमें सिमिलैरिटी आती है। क्यों सिमिलैरिटी आती है डायगोनल रिलेशनशिप में? क्योंकि ये आपका सेकेंड पीरियड है, ठीक है, यहां से आप डायगोनल जा रहे हो। डाउन द ग्रुप जाने में साइज बढ़ता है, पर फॉरवर्ड जाने में साइज घटता है। तो लगभग डायगोनल में क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और जो चार्ज डेंसिटी है कैटायन की वो भी सिमिलर होती है। तो सिमिलर चार्ज डेंसिटी और सिमिलर साइज की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी काफ़ी मैच करती हैं। इसको कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। फिर आता है मोजलीज वर्क, ठीक है। मोजली ने क्या किया था, स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, कि एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मास बढ़ता जाएगा तो प्रॉपर्टीज आपकी वेरी करेंगी एक तरह से। बट इवेंचुअली पता लगा कि यार ये इतना एक्यूरेट नहीं है। तो मोजली के एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगा कि यार जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मास पे पीरियोडिकली वेरी नहीं करती है। पीरियोडिक वेरिएशन जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के ऊपर बम्बार्ड किया। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को मेटल टारगेट पे हिट करते हैं तो एक्स रेज जनरेट होती हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स पे आप टारगेट करेंगे तो जो एक्स रेज आएंगी उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी। उन सारी फ्रीक्वेंसीज को उसने प्लॉट किया एटॉमिक नंबर के साथ। तो उसने देखा एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो वहां से उसने बोला कि यार जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर के साथ ज्यादा अच्छे से फिट बैठती हैं, ना कि एटॉमिक मास के साथ, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व दैट देयर एग्जिस्टेड अ सिस्टमैटिक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रे प्रोड्यूस एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, मैथमेटिकली। तो दैट वाज रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्टली वो आप उसको रिलेट कर सकते हो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो ये जब उन्होंने प्लॉट किया रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, एटॉमिक नंबर के जेड के साथ, तो इट वाज अ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट केसेस में जो एक्सपेरिमेंट करते चले गए तो ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आया। जब इसको वो एटॉमिक मास के साथ प्लॉट कर रहे थे तो ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही थी। तो दैट वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन किसका है, उनके एटॉमिक नंबर्स का है, ना कि एटॉमिक मास का। एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अल्कली के लिए NS1 हो जाएगी और अल्कलाइन के लिए NS2 हो जाएगी। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका S सब शेल में एंटर करेगा, ठीक है। तो दे आर हाईली रिएक्टिव क्योंकि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अल्कली को एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो वो जल्दी से छोड़ना कि तैयार रहता है, इतना डेस्परेट रहता है इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए कि भैया ले जाओ, कोई भी ले जाओ मुझे और मेरे को नोबल गैस कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट कर दो। तो अल्कली आर हाईली रिएक्टिव। इवन अल्कलाइन भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के नोबल बन जाते हैं वो। तो दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर आपका मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है नीचे आने पर। तो दे आर हाईली रिएक्टिव एंड रेडिली फॉर्म यूनिवेलेंट और बाइवेलेंट। अल्कली आपका M+1 बनाते हैं और अल्कलाइन आपका 2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अल्कलाइन कभी भी 1 पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, छोड़ेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक आर सॉफ्ट हैं, मेलेबल हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और मेटेलिक कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए क्योंकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन देने को रेडी रहते हैं तो इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बहुत अच्छा है। दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियस बहुत लंबा है, बहुत मतलब बड़ा है, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड जाने पर साइज घटता है। तो ये तो सबसे लेफ्ट में है तो इनका साइज सबसे बड़ा होगा, और क्योंकि साइज बड़ा है
तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है न्यूक्लियस से दूर है, तो उसको निकालना आसान है। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इनकी कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। उनकी फिक्स्ड वैलेंसी होती है और फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अल्कली की +1 और अल्कलाइन की +2। तो एक्सेप्ट फॉर द कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम ऑल अदर कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक आर प्रिडोमिनेटली आयनिक। बेरिलियम क्या है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव जो है इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई है, और हाई पोलराइजिंग पावर फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या करता है, कोवलेंट करैक्टर इंड्यूस करता है। तो बोलता है बेरिलियम के कंपाउंड को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स के कंपाउंड है वो मोस्टली आयनिक करैक्टर वाले ही हैं। बेरिलियम के कंपाउंड में थोड़ा कोवलेंट करैक्टर कई बार ज़्यादा हो जाता है, प्रिडोमिनेटली कई बार कोवलेंट हो जाता है। तो ये जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं और इनके सॉल्ट अगर आप उसको फ्लेम के ऊपर डालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कलर निकलता है। तो वो फ्लेम टेस्ट भी देते हैं जिससे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कैसा है। देखिए अब जैसे ये ऑल हैलोजेंस रिएक्ट विद द मेटल्स टू फॉर्म आयनिक हैलाइड्स, सबकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे सारे जो हैलोजेंस है वो मेटल साथ आयनिक हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर ऑल अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन, सारे अल्कली मेटल इतने रिएक्टिव होते हैं, पानी में डालते एकदम से आग लग जाती है। लिथियम में तो उतना नहीं होता, हल्का हल्का धुआं निकलता है। सोडियम धीरे धीरे कैचेस फायर, पोटाशियम थोड़ा और जल्दी पकड़ लेता है। ठीक है, एंड रुबिडियम सीजियम जो है वो बहुत भयंकर तरीके से एक्सप्लोड मार जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ पर एकदम से हो जाता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं यहाँ पर ये जो चिंगारियाँ निकल रही हैं ये भी आग लग रही है यहाँ पे। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम सीजन दे आर वेरी रिएक्टिव विद वाटर, उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और इतनी हीट पे वो हाइड्रोजन गैस के बाद जलना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर आग लगती है। यस, तो फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं। देखिए फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर मेटल को या उसके सॉल्ट को आप फ्लेम पे डालते हैं, राइट सॉरी, तो क्या होता है, इट गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक कलर। जैसे लिथियम का क्रिम्सन रेड है, सोडियम का येलो है, पोटेशियम का वायलेट है, लिलैक मतलब, ठीक है, रुबिडियम इज लाइट वायलेट एंड सीजियम इज ब्लूइश, लाइटली ब्लूइश, है ना, कैल्शियम ब्रिक रेड। ठीक है, तो ये सारे जो कलर्स हैं थोड़ा सा देख लो ध्यान से इनको, ताकि कभी भी क्वेश्चन में हिंट के तरीके से भी चीज़ पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए। देन लेट्स टॉक अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट। भैया जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जब पी ब्लॉक में एंटर करता है पी सबशेल में, तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। जैसे पी में 1 आया, पी में 2 आए या पी में 3 है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी सबशेल में एंटर करना चाहिए। ठीक है, ओके, तो पी में 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं। अब बोलो सर यार क्या बता रहे हो यार, ये तो पता ही है, बेसिक चीज़ है, क्रैश कोर्स चल रहा है, बेसिक तो मत करो इतनी ज़्यादा। देखो तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज NS2 Np126, तो एस तो भरा होगा, पी में आपके 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट तीनों होते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है, राइट। कोई स्पेसिफिक कलर मतलब फ्लेम टेस्ट नहीं देता ये, क्यों, क्योंकि एनर्जी जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो इतनी हाई होती है कि एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी निकलेगी वो विजिबल रीजन में नहीं आती, तो कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं आता। ठीक है, फ्लोरीन और नर्ड गैसेस को छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन 0 -1 शो करती है ना, राइट। एंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई है क्योंकि साइज घटता है, अक्रॉस द पीरियड जाने पे साइज घटता है, छोटा साइज होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा तो न्यूक्लियस का उसके ऊपर जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती हैं और लेफ्ट टू राइट जाने पर और बढ़ती ही चली जाती हैं। दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं यार, कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे लाइक ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स। और लेफ्ट राइट जाने पे रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि रिड्यूसिंग वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दें, एकदम त्याग कर दें इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो आपके अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, मतलब एस ब्लॉक वाले। पर आप जैसे पी की तरफ जाते हो तो हैलोजन्स, ऑक्सीजन फैमिली, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, लाइक दैट। तो गेन करना चाहते हो तो दूसरे से छुड़वाएंगे तब तो खुद गेन करेंगे, तो दूसरों से लूज करवाते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग की तरफ आप जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट ऑब्वियसली बात है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में एंटर करना चाहिए। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट तब बोलते हैं जब 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 ये डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एज देयर प्रॉपर्टी लाइन बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी, एंड ये वाला पॉइंट के या तो एटम के पास इनकम्प्लीट डी सबशेल हो, मतलब डी में 1 से लेकर 10 के बीच में कुछ हो, एग्जैक्टली 10 नहीं होना चाहिए, भरा नहीं होना चाहिए डी, है ना, इनकम्प्लीट होना चाहिए, या तो एटम में या उसके किसी एक आयन में। जैसे मान लो एटम में तो भैया D10 है, पर 1 पॉजिटिव कर देंगे तो D9 हो जाएगा, कुछ वैसा करके 2 पॉजिटिव करके तो D9 हो जाएगा। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट होता है, वो डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ। और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन N-1 D 1 to 10, डी में तो 1 से 10 तक जाएंगे, आपका N-1 होता है क्योंकि NS पीरियड में N-1 D भरा जाता है, और NS 1 to 2, NS में भी 2 नहीं होंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हाफ फील्ड कन्फिगरेशन या फुल्ली फील्ड कन्फिगरेशन जनरेट करवाने के लिए S के इलेक्ट्रॉन को जंप करके डी में जाना पड़ता है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इसके पास S और D दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अवेलेबल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, है। जैसे मान लीजिए NS2
और N-1 D3 हो गया। तो अगर ये पांचों को निकाल दूँ तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अगर मैं सिर्फ ये दो निकालूंगा तो +2 आएगी, ये दो और इसका एक निकालूंगा तो +3 आ जाएगी, लाइक दैट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि S और D दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन मेटल्स हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और थर्मल स्टेबिलिटी और हार्डनेस वाले हैं। हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है इनकी। कलर्ड आयन और कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस में होती है? इन्हीं में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये तो आप पढ़ते हैं। इनके मेटल्स और आयन्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे Fe 0.95O बना दिया। तो यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन 1:1 की रेशियो में नहीं है ना। तो जब एक प्रॉपर इंटीग्रल रेशियो में नहीं होते हैं तो मतलब वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक है, 0.95:1 या 0.63:1, समथिंग लाइक दैट। F ब्लॉक एलिमेंट ऑब्वियस बात है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन F में एंटर करेगा, ठीक है, जब वो 4F में करेगा तो लेंथेनॉइड, 5F में करेगा तो एक्टिनॉइड। ओके, तो आपको ये मैंने बता ही दिया है कि लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ होते हैं और एक्टिनॉइड कहाँ से कहाँ होते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन N-2 F 1 to 14, N-1 D 1 to 2। याद रखना, डी में एक या दो इलेक्ट्रॉन के बार रह सकते हैं और NS तो भरा होगा, 2 होंगे उसमें। मैनी ऑफ देम आर सिंथेटिक, मैन मेड है, लेबोरेटरी में बनाए हुए हैं। एलिमेंट दैट अपीयर आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक। दे आर मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और जबकि सबसे ज़्यादा स्टेबल उनकी +3 होती है। कलर्ड आयंस और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं ग्रेटर देन 100 वालों के लिए। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। 101 में 1 का क्या लिखेंगे? अन। 0 का नील, तो अन नील, और उसके बाद उसका फिर से 1 है तो उसका फिर से अन, तो अन नील अन और लास्ट में ईएम, अन नील ईएम। 102 का अन नील बाई ईएम, मतलब बाइम, ठीक है। अनिल ट्राइम, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना यार, बड़ा सिंपल सी चीज़ है पर इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, और इतनी सिंपल चीज़ पे क्वेश्चन आ जाओ तुम लोग नहीं करके और 4 नंबर बर्बाद करो, बहुत बहुत बेइज्जती फील होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये स्टूपिडिटी तो नहीं करनी है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखिए क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पर ही हमारा न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बैठा हुआ फोर्थ शेल में, या चलो फोर्थ में, इसको थर्ड में बैठाते हैं, ज़्यादा दूर क्यों बैठाना भैया, ठीक है। देखिए तो थर्ड शेल में बैठा हुआ है। न्यूक्लियस पे मान लेते हैं या +10 का चार्ज है, मतलब 10 प्रोटॉन्स है उसके पास, 10 प्रोटॉन है बेटा। तो यहाँ पहली लेयर में जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रही होगी क्योंकि सबसे नज़दीक है वो। दूसरी लेयर वाले को थोड़ी कम फील हो रही है, दूसरे को 10 की जगह 8 की अट्रैक्शन फील हो रही होगी। तीसरे वाले को शायद 6 की अट्रैक्शन, शायद बोल रहा हूँ मैं, कैलकुलेट करके नहीं बोल रहा हूँ, कम होती चली जाएगी वो। जैसे आप म्यूजिक कॉन्सर्ट चला हुआ है, अब आप जितना पीछे बैठे होंगे उसमें उतना आपको कम सुनाई देगा, कम लाउड सुनाई देगा, क्योंकि आपके आगे जो लोग बैठे हैं वहाँ आवाज़ क्या हो रही है, फिल्टर हो जा रही है, शील्ड हो जा रही है, ठीक है। पर ये जो थर्ड शेल में है इलेक्ट्रॉन आपका, इसको आगे की 2 शेल तो शील्ड करेंगी, उनकी वजह से ये कम अट्रैक्शन फील करेगा। पर क्या फोर्थ शेल में रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स का इस थर्ड को फर्क पड़ेगा? मतलब आपकी जो पीछे जनता बैठी है उनकी वजह से आपको कम सुनाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, पीछे वाले थोड़ा ना शील्ड करते हैं यार, आगे वाले शील्ड करते हैं, ठीक है। तो ये 2 शील्ड करेंगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो इसको ये बोल रहा है कि यार भाई साहब मेरे को जो फील हो रहा है ना, मेरे को 10 का चार्ज फील नहीं हो रहा कि 10 के चार्ज की अट्रैक्शन फील आ रही है मेरे को, नहीं, मेरे को तो बड़ा कम हो रहा है। तो उसको जो फील हो रहा है उसको बोलेंगे Z इफेक्टिव, वो होता है Z माइनस सिग्मा। सिग्मा इज शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर ने कुछ रूल दिए, ठीक है। और वो रूल क्या हैं? उसने साफ बोला कि भैया जो थर्ड शेल में, मतलब जिस शेल में है उससे ऊंची जो शेल्स हैं वो शील्ड नहीं करती, मतलब थर्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन को फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ शेल जो है वो शील्ड नहीं करेंगी, ठीक है, वो 0 कंट्रीब्यूट करती हैं। हाँ, उसकी अपनी शेल में जो हैं, जैसे मान लीजिए फोर्थ शेल में है, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स है फोर्थ शेल में, 8 हैं, तुम किसी एक को उठा के स्टडी कर रहे हो, तो उसके अलावा 7 बचे ना उसकी अपनी शेल में, वो जो 7 हैं वो हर एक 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब 7 × 0.35 आपका हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये होता है एवरी इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल 0.35 कंट्रीब्यूट करता है, एक्सेप्ट व्हेन द इलेक्ट्रॉन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो डी और एफ में अगर है, तो अगर डी और एफ में है तो वो कितना करते हैं, तो एस और पी वाले जो है वो 1-1 काउंट करते हैं, मतलब एस और पी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे सेम शेल वाले भी वो 1-1 तक का शील्ड करेंगे। और जब आप अंदर वाली, मतलब फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, अब आप थर्ड शेल वालों की शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब N-1 वालों की शील्डिंग
कैलकुलेट करेंगे तो उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन 0.85 कंट्रीब्यूट करता है, एक्सेप्ट जब इलेक्ट्रॉन आपका डी और एफ में होता है तो ये भी आपका 1 काउंट हो जाता है, और उससे भी अंदर वाली शेल में सारे 1 काउंट करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन 1 कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखी है, ऑक्सीजन की है 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 में क्या है, ये बोल रहे हैं कि यार लास्ट जो p इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर शील्डिंग कितनी हो रही है वो बताइए। तो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से एक के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, तो बाकी बचे 3। वो जो बाकी 3 हैं वो तो शील्डिंग करेंगे ना, तो ठीक है। तो सेकेंड शेल कौन सी आई, ये सेकेंड शेल है। सेकेंड शेल में टोटल कितने हैं, 6। उनमें से एक को तो आप कैलकुलेट कर रहे हो एक के लिए, तो बचे बाकी 5। तो अपनी ही शेल में उसके पास कितने बचे, 5। तो अपनी शेल वाले जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो कितना था, 0.35। क्यों, क्योंकि ये जो हम इलेक्ट्रॉन है ये पी वाले के लिए कर रहे हैं, डी और एफ के लिए नहीं कर रहे, समझे। तो फिर 0.35 कंट्रीब्यूट होता है पर इलेक्ट्रॉन, तो 5 × 0.35। और जो उसके अंदर वाली शेल है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है, 0.85। तो उसमें 2 हैं 1s वाले, तो टोटल ये आ जाएगा। तो उसका जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 - 3.45, ये बन जाएगा आपका जेड इफेक्टिव इस केस में। नाउ देखिए नेक्स्ट वन, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस आपका एब्सोल्यूट तो किसी का होता नहीं कि यार एटॉमिक, यार यहाँ तो बाउंड्री मेरी लेके देख, इसके बाहर नहीं जाना, इलेक्ट्रॉन को बोल दिया बेटा बाहर नहीं जाना है ना, वो दीवार है, वो गेट है, उसके बाहर नहीं जाना है। कोई डेफिनेट बाउंड्री तो नहीं होती है, न्यूक्लियस उसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब क्लाउड कहाँ तक आप मेजर कर रहे हो, अब ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ तक आपका 95% इलेक्ट्रॉन क्लाउड कवर हो गया, उसको एक इमेजिनरी बाउंड्री मान लीजिए कि वो आपका एटम का साइज है। 5% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इधर उधर और बाहर घूम सकती है। 95% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर हमने कवर कर लिया, उस स्फेयर को हम बोलते हैं कि वो उसका एक तरह से साइज है। कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है ना, बॉल की तरह, जैसे न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, राइट। तो कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती एटॉमिक रेडियस की, डिफरेंट बुक्स में पढ़ोगे तो डिफरेंट वैल्यू आएंगी, क्योंकि अलग अलग समय पे एक्सपेरिमेंट हुए, अलग अलग जगह पे हुआ, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, ठीक है। और जो मेजर करते भी हैं वो कैसे करते हैं, बॉन्ड लेंथ से, है ना। बॉन्ड लेंथ मेजर करी, इसका आधा कर दिया। जैसे A2 था, A2 की बॉन्ड लेंथ मेजर करी, उसका आधा कर दिया, तो वो A का रेडियस हो गया, ऐसे कर दिया, है ना। कैसे कैसे, एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सारे मेथड्स हैं। तो अब जैसे ये है, ये एक आपने रेडियस बोल दिया, ये आपस में कोवलेंट बॉन्डेड है ना। इन दोनों के बीच में क्या है, ये पहला जो एग्जांपल है, ये आपका, ये दोनों A जो हैं ये कोवलेंट बॉन्डिंग में है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में है, और उसके बीच के डिस्टेंस का अगर मैं आधा कर दूं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का आधा कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का जब मैं आधा करता हूं बॉन्ड लेंथ का, वो कोवलेंट रेडियस आता है। फिर ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दो अलग है, आपस में बॉन्ड ही नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। इसका इस एटम और इस एटम के बीच के डिस्टेंस का आधा कर दूं, वो मेरा वॉन डेर वाल रेडियस आता है। तो वॉन डेर वाल रेडियस कैसे काउंट करते हैं, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके एक एक एटम के बीच में सिमिलर, जैसे ये भी A था और ये भी A था, इनके बीच का ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके आधा कर लेंगे, तो ये लंबा आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बीच में एम्प्टी स्पेस भी है, तो ये बड़ा आता है, वॉन डेर वाल रेडियस काफ़ी बड़ा होता है, और कोवलेंट काफ़ी छोटा होता है। क्योंकि A अगर ओरिजिनल ये था और दूसरा A ये था, तो देखो इतना एरिया तो कॉमन आ गया था। तो जो एक्चुअली इसका आधा करोगे आप, मतलब एक ये है और एक ये है, तो नॉर्मली इसका रेडियस इतना आना था, तो अब अगर आप लेंथ का आधा करोगे तो वो तो इतना ही आएगा, तो छोटा आ रहा है ना वो। तो कोवलेंट रेडियस नॉर्मली छोटा होता है, एटॉमिक रेडियस से छोटा होता है। ये आपका मेटालिक रेडियस है, क्योंकि मेटल बिल्कुल ऐसे हम दिखाते हैं कि बिल्कुल सटे हुए हैं आपस में। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है, वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है, उससे छोटा होगा मेटालिक, उससे छोटा आपका कोवलेंट, ठीक है। देखिए तो ये आपका ट्रेंड आ गया, वॉन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। नोबल गैसेस के लिए वॉन डेर वाल रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए जब आप साइज देखते हो ना, घटता जा रहा है, लास्ट में उससे बढ़ जाता है नोबल गैसेस के लिए। आप बोलोगे सर ये कैसे बढ़ रहा है, आपने बोला था कि अक्रॉस द पीरियड साइज घटता है, और ये भी क्वेश्चन है सर घटता है क्यों है साइज। देखो जब आप जैसे नाइट्रोजन से आप ऑक्सीजन गए, ऑक्सीजन के ऊपर आप फ्लोरीन पे गए, तो हुआ क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ ना, शेल तो नहीं ऐड हुई कोई, नहीं ओके, एक इलेक्ट्रॉन हुआ, हाँ जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हुआ और एक प्रोटॉन भी हुआ, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस करना ना, यस। तो जेड में भी एक बढ़ा, अगर नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन थे, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन भी एक बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी एक बढ़ रहा है, यस। न्यूट्रॉन की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो कंसर्न ही नहीं है, ओके। तो Z आपका 1 से बढ़ रहा है, फाइन। Z माइनस सिग्मा, Z इफेक्टिव तो ये होता है ना, बट जब अपनी ही शेल में एक नया इलेक्ट्रॉन आता है,
वो कितना शील्डिंग करता है? 0.35, है ना? हाँ जी। तो Z में तो एक बड़ा, ये जो Z है ये ग्रोज बाय 1, पर जो सिग्मा है ये कितने से ग्रो हो रहा है? 0.35 से। तो मतलब 1 माइनस 0.35, 0.65, तो 0.65 का तो अभी भी बढ़ा ही है ना Z, पूरा 1 नहीं बढ़ा, 0.65 तो बढ़ा। तो वो Z जब बढ़ेगा मतलब ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील होगा इलेक्ट्रॉन को, तो यार साइज तो कम होना ही है। तो ये रीज़न है साइज क्यों घटता है, क्योंकि Z जितने अमाउंट से बढ़ता है सिग्मा उतने अमाउंट से नहीं बढ़ता, वो आपस में एक दूसरे को बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए साइज घटता जाता है क्योंकि ये स्ट्रांग होता चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताना था यहाँ पे सिग्मा वाला जो फंडा है। ठीक है, तो वॉन्डरवॉल रेडियस सबसे बड़ा, फिर मेटालिक रेडियस, फिर एनायनिक। एनायनिक क्योंकि यार ए का जो साइज है और ए नेगेटिव का है, ए नेगेटिव का बड़ा ही होता है, आपको पता है एनायन का बड़ा होता है। एनायन के बाद कोवेलेंट रेडियस, उसके छोटा कैटायनिक रेडियस। कैटायन सबसे छोटा होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन आपने कम कर दिए, प्रोटॉन आपके उतने ही है, तो उतने प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब 10 ये लोग 9 को खींच रहे हैं, तो ये भारी होगा ना इनका पलड़ा, ज़्यादा जोर से खींचेंगे, साइज छोटा कर देंगे। ठीक है, तो ट्रेंड्स इन कोवलेंट रेडियस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये बड़ा अच्छा टेबल यहाँ पर दिया है जिसको आप अच्छे से एक बार थोड़ा स्टडी कर सकते हो, ये आपके नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, ये एक्जैक्टली मतलब कैलकुलेटेड वैल्यूज है कोवलेंट रेडियस की। आपको होता है एनसीईआरटी का डेटा परफेक्टली मैच ना करे, पर ये थोड़ा रियलिस्टिक डेटा है। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पर ये एल्यूमिनियम और गैलियम का नॉर्मली हम देखते हैं, तो एनसीईआरटी बोलती है गैलियम का साइज छोटा है एल्यूमिनियम से। यस, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग छोटा है। तो ये मैंने आपको जस्ट, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि रेफर करो, उसको याद करो, जस्ट फॉर ए रेफरेंस आपको पता हो कि यार किस तरह की वेरिएशन यहाँ पे आ रही है। ओके, देन अब बात करते हैं भैया प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर अब रेडियस की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? जब एक न्यूट्रल एटम, कोई एटम ए है, उसको एक नया इलेक्ट्रॉन दिया और वो ए नेगेटिव बना, तो जब एक न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम, अकेला इकलौता एटम होना चाहिए आइसोलेटेड, एक न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो खुश होता है, यार मेरे को इलेक्ट्रॉन मिला एक, वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, उस रिलीज एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम एक नया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनाता है। तो एक एक्सेप्ट करेगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 2 कर लेगा तो सेकंड भी हो जाएगी, है ना? जैसे O प्लस इलेक्ट्रॉन, O नेगेटिव, ये इसकी पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जब आता है तो खुशी होती है, अरे यार कोई तो आया मेरे घर पे, तो एनर्जी रिलीज होती है ना, पार्टी होती है, सेलिब्रेशन होता है। दूसरा भी आ गया यहाँ पे, ये O नेगेटिव था, इसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बोल रहा भाई एक ऑलरेडी, अब तू आएगा, तेरे को कहाँ से मैं अकोमोडेट करूंगा। तो ये जो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है, अब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आपस में रिपल्शन होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जितनी ज्यादा होती है कि इट बिकम्स अनस्टेबल, तो ये पॉजिटिव हो जाता है मामला। अभी एनर्जी छोड़ नहीं रहा है, बोल रहा है कि बेटा तेरे को आना है, देख एक को तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, आई एम हैप्पी फॉर हिम, और दूसरे को आना है, सामान ले गया, ठीक है, पैसे ले गया, जरा पैसा लगेगा इसका, ठीक है, तो वहां पर पॉजिटिव हो जाता है, मीन्स ही इज नॉट वेलकम। क्यों? क्योंकि ये दोनों लड़ेंगे आपस में, है ना बाबू भैया, राम श्याम, समझे? दोनों नहीं रुकेंगे, एक रहेगा तो ठीक रहेगा, दोनों आगे तो लड़ाई होगी बहुत सारा, तो भैया भाड़ा निकाल, समझे? देखो, तो बेटा पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता है, उसके बाद टेंडेंसी उतनी नहीं होती यार, और नहीं चाहिए भाई, एक चाहिए था बस। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, जैसे हम और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बारे में सोचेंगे वो घटती चली जाती है। ये मैंने आपको एक्जैक्टली एग्जांपल भी दे दिया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, सेकंड वाली आपकी फिर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड करती है यार? देखो, ये न्यूक्लियस है, इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खींचना है, ये उतने जोर से खींच पाएगा जितना इस न्यूक्लियस पे चार्ज हाई हो, या ऐसा सोचिए जितना इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा फील होनी चाहिए उसको। तो इस इलेक्ट्रॉन को तब ज्यादा फील होगी ना यार जब उसका जेड इफेक्टिव हाई होगा। तो जेड इफेक्टिव जितना हाई होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। और दूसरा ऑब्वियस ज्यादा साइज छोटा होगा, बड़े वाले में क्या आउटर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, छोटे वाले में आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़ा नजदीक है, तो छोटे साइज की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज घटता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि साइज के साथ इन्वर्स रिलेशन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ इन्वर्स है। जितना कम स्क्रीन होगा, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बीच वाले अगर स्क्रीन ही कर जाएंगे तो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तो कुछ फील ही नहीं होगा। तो स्क्रीनिंग कम होनी चाहिए, कम स्क्रीनिंग होगी तो इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होगा और एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है।
क्योंकि नाइट्रोजन बोलता है कि भैया मेरा P3 है, हाफ फिल्ड है परफेक्टली, मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, और क्या करूँगा मैं? एक अच्छी मतलब बसी बसाई दुनिया है मेरी यहाँ पर हाफ फिल्ड की, वो खराब हो जाएगी, मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको P4 नहीं करने वाला मैं। तो जो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन में होता है वो अपने कन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो तब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम हो जाती है, क्लोज टू 0 हो जाती है कई बार। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है तो एफिनिटी कम होती है, वैसे नॉर्मली कम होती है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा है। बट फ्लोरीन इतना छोटा है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो चाहता तो है कि आए, पर जगह ही नहीं है घर में यार, रिपल्शन होती है बहुत ज़्यादा। तो इतना छोटा है कि इट कैन नॉट अकोमोडेट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो थोड़ा मामला खराब हो जाता है। क्लोरीन बोलता है कि चल बेटा कोई बात नहीं, मेरे पास जगह है, आई विल अकोमोडेट। तो क्लोरीन की रिलेटिवली एफिनिटी ज़्यादा है फ्लोरीन से। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेटा आपको दे दिया यहाँ पे, जैसे ये देखो क्लोरीन 328 है, क्लोरीन आपका 349 है, तो क्लोरीन बड़ा है, उसके बाद घटती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, नाइट्रोजन की देखो 7 है, कुछ बुक्स में ये 0 दी हुई है। 7 का मतलब ये नहीं चाह रहा है, मेरे को नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये परफेक्टली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन में स्टेबल है। ऑक्सीजन की 141 है, 141 का मतलब कि 140 किलो जूल एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी कहानी। ओके डन। तो ये चीज समझ आ गई, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है ना। तो हाँ, पर एक और चीज़, जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन की ज़्यादा है, वैसे ऑक्सीजन से सल्फर की ज़्यादा है, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की ज़्यादा है, इन तीनों में तो है। क्यों? क्योंकि ये तीन छोटे हैं, गेन करना तो चाहते होंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पर जगह उतनी नहीं होगी, तो इससे नीचे वाले पीरियड की कंपैरेटिवली बेटर होती है। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन से बेटर सल्फर की है, फ्लोरीन से बेटर क्लोरीन की, नाइट्रोजन से बेटर फॉस्फोरस की है। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ और, जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का +7 है, ये +7 का मतलब कि +7 उल्टा गेन किया उसने, रिलीज नहीं किया। ऑक्सीजन का -141, सल्फर का -200, फ्लोरीन का -328। तो नेगेटिव वाली जो यहाँ पर वैल्यू है, ये मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, ये खुश हैं, एनर्जी छोड़ दी, स्टेबल हो गए। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है भैया भाड़ा लेके आओ, इनाम नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, समझे। सेम चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ तो मामला ये हाइड्रोजन को छोड़ दो वैसे, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम में क्या हो रहा है, -59.6। लिथियम की ज़्यादा है भाई साहब, पोटाशियम की कम है, सॉरी सोडियम की कम है, पोटाशियम की और कम है, रुबिडियम की और कम है। यहाँ मामला डिफरेंट है, क्योंकि ये अल्कली मेटल्स हैं, वो नॉन मेटल थे, उनकी टेंडेंसी हाई होती है गेन करने की, तो एफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, देन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कोई एटम ए है, उससे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है मेरे को, ए पॉजिटिव बना देना गैसेस। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड, मतलब एटम में जो सबसे बाहर सबसे लूज इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ताकि कैटायन बने। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा निकाला तो फिर फर्स्ट के बाद एक और निकाला, तो फिर वो वाला पार्ट वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये नहीं कि टोटल 2 निकालने के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लगती, नहीं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों लगेंगे। तो M से M पॉजिटिव बनाया तो IE1, फिर उस M पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के M2 बना तो IE2, ऐसे करके। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होता है, दूसरा और मुश्किल होता है, तीसरा और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है। ठीक है, जैसे देखो ये बेरिलियम, ठीक है, ये बेरिलियम है, बेरिलियम 1 पॉजिटिव है, बेरिलियम 1 पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर कितनी है, बेरिलियम से बेरिलियम 1 पॉजिटिव जाने की 0.90। ठीक है, और वहाँ से अगला वाला 1.76, और उससे अगला वाला 14.85। इतनी हाई क्यों? क्योंकि बेरिलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का नोबल गैस कन्फिगरेशन में आ जाता है, और एक बार कोई नोबल गैस कन्फिगरेशन में आ गया, अब उसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि बहुत बड़ा जंप आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट से बेटा हमेशा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, सेकंड से थर्ड हाई होगी, थर्ड से फोर्थ हाई होगी। तो ये आपके पास एक ट्रेंड आ गया। मैं आपको और डेटा दे रहा हूँ, बहुत प्यारा है, आपको ध्यान से देखिए कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कैसा जा रहा है। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बड़ा होता है, बड़ा साइज है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और दूर हो जाएगा, उसको निकालना और आसान हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आपका आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है। देखिए 520 है ना, देखो 520, 495, ठीक है, 418, 403, ये ठीक है, डन।
यस, तो ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आपने यहाँ पर देख लिया कि डाउन द ग्रुप आपका साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, अलॉन्ग द पीरियड आपका साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। थोड़ा थोड़ा उसमें एक्सेप्शन बीच में आते हैं, जहां पर आप एक एग्जैक्टली हाफ फील्ड या एग्जैक्टली फील्ड सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर आपका थोड़ा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए लिथियम के साथ बेरिलियम बढ़नी थी, बढ़ी है। बेरिलियम के साथ बोरॉन में बढ़नी थी, बट दिक्कत क्या हुआ, बेरिलियम में जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, दैट इज S2 से, S भरा हुआ है, और S क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। जबकि बोरॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है P1 में, P से इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल है, और P1 ना तो हाफ फील्ड है ना फुल्ली फील्ड है। तो इसलिए यहाँ पर बेरिलियम और बोरॉन के बीच में ये बेरिलियम का बढ़ना चाहिए था, उसके बाद घट गया। फिर उसका बोरॉन से बढ़ा कार्बन, कार्बन से बढ़ा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन हायर क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन में वो P3 है, एक स्टेबल कन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ऑक्सीजन में वो P4 है, उससे निकालना इज लाइक ठीक है यार, कम से कम हाफ फील्ड तो बन रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन से निकालना कंपैरेटिवली ईजी है, नाइट्रोजन से निकालना कंपैरेटिवली मुश्किल है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रेंड, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, घट रही है वैल्यूज। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम देखेंगे डाउन द ग्रुप घट रही है, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या हो रहा है, गैलियम की सडनली बढ़ गई, क्योंकि इन इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई वहां पे, ठीक है। उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, लेड में लास्ट में जाके बढ़ गई, ये आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये कमी हो रहा है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये आपका कमी हो रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो आयनाइजेशन एनर्जी के कुछ ट्रेंड्स जरूरी हैं। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बॉन्डेड सिचुएशन में एक एटम अपनी तरफ कितने स्ट्रांगली, जैसे ए और बी का बॉन्ड बना हुआ है, ये ए इन दो इलेक्ट्रॉन्स को कितने स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है, दैट इज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अकेले इलेक्ट्रॉन को नहीं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, तो एक अपनी तरफ खींच के पार्शियल नेगेटिव बन जाता है। जैसे अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, बी आपका पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका एक डाइपोल मूवमेंट बन जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, डाइपोल मूवमेंट उतनी हाई होगी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी घटती है, लॉन्ग द पीरियड जाने पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। हेलोजेंस आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको पता ही है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड्स अब एक्सप्लेन करने की मेरी जरूरत नहीं, आप इसको आराम से देख के एक बार थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कौन कौन से हाई बॉइलिंग वाले हैं। ये देखिए मैक्सिमम वाले हैं, तो ये वाले मेटल पीछे हमने पढ़ा डी ब्लॉक वाले थोड़ा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, ठीक है। और ये एटॉमिक रेडिया एक और थोड़ा सा ट्रेंड, अगर आप देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं फोर्थ और फिफ्थ वाले में, उनकी कुछ वैल्यू यहाँ पर काफ़ी क्लोज है आपस में, रेडियस अलॉन्ग द पीरियड जाने पे एक्चुअली घटता है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, उसके बाद लगभग लगभग बराबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर घट रहा है, फिर बीच में बढ़ा भी है, फिर घट रहा है। तो थोड़ी एक्सेप्शंस, इरेगुलरिटीज आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मिलेंगी। वो क्यों हैं वो हम बात करेंगे जब हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे डिटेल में। देन नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड, देखिए ऑक्सी एसिड कैसे बनता है, ऐसे नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड होगा, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। जैसे HNO3 है, तो ये नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है। ऑक्सीजन का होगा तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे। क्लोरीन का होगा तो क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वो एलिमेंट जिसका ऑक्सी एसिड है। तो इन अ पीरियड द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती ना लेफ्ट टू राइट जाने पे, है ना, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो सेम चीज़ H3BO3, H2CO3, HNO3, एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है ऑक्सी एसिड्स की, ठीक है। पीरियड 3 में देख लो H2SiO3, H2PO4, H2SO4, HClO4 स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ नॉन मेटल की ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज। जैसे HNO3, H3PO4, H3ASO4 डाउन द ग्रुप घट रही है, ठीक है। तो ये आप ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड आपका क्या होता है बेटा, किसी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ जो बाइनरी कंपाउंड बनता है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, NH3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, H2O। तो H2O ऑक्सीजन का हाइड्राइड है और हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्राइड है और हाइड्रोजन का नाइट्राइड है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द हाइड्राइड चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आने पे नॉन मेटल आते हैं, नॉन मेटल के हाइड्राइड थोड़े एसिडिक होते हैं और मेटल के थोड़े बेसिक होते हैं। जैसे NH3 का वीक बेस, H2 का न्यूट्रल और HF का एसिडिक है,
ठीक है। हाइड्राइड के बारे में डिटेल में बात करेंगे ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जाके, अभी इतने डिटेल में नहीं, जस्ट हल्का सा आइडिया। तो दैट इज ऑल फॉर द थ्योरी ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएगा। चलिए मिलते फिर डीपीपी डिस्कशन में।